आप सबका इस थर्ड पार्ट में स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद आता है फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। हम यहाँ पर पैराडाइज और हेल इन दोनों वर्ड्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जब पहली बार ब्रिटिश ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीती, इसके बाद क्ल्यू ने जो है क्लेम किया था कि बंगाल एज अ पैराडाइज ऑफ द अर्थ है। यानी कि जो क्ल्यू थे, रॉबर्ट क्ल्यू, जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था कि बंगाल पैराडाइज ऑफ द अर्थ है। लेकिन यही पैराडाइज बाद में हेल बना। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो क्या हुआ, कुछ साल बाद जब बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश जीत गए तो ब्रिटिश की कंपनी को क्या मिल गया, एक राइट मिल गया कि अब वो जो है इंडिया के सबसे रिचेस्ट रीजन ओडिशा, बिहार और बंगाल, इनमें से जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और इनका मेन मकसद था इंडिया के ऊपर रूल करना और इंडिया को प्लंडर करना, न कि इंडिया को डेवलप करना। इंडिया को डेवलप करना इनका मकसद था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जो है इंडिया से जो इन जगहों पर बंगाल, बिहार, ओडिशा, इन पर जहाँ पर इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो राइट मिली थी, यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया और बहुत ज़्यादा कम जो है गवर्नेंस और डेवलपमेंट में जो है इन्वेस्ट किया। अब बहुत ज़्यादा कम का मतलब क्या है? मान लो उन्होंने जो है बिहार, ओडिशा और बंगाल से 100 रुपये उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए। पहले होता था सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये या फिर 60 रुपये एक्स्ट्रा होता था। तब उन्होंने जो है क्या कर दिया, इसको मैक्सिमम करके 100 रुपया कर दिया। और 100 में से अगर पहले जो है 50 रुपये का 30 रुपये यानी कि 50% अगर इन्वेस्ट होता था, तो अब ये लोग सिर्फ 10% या उससे भी कम, यानी कि बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्ट करने लगे। सिंपल सी बात। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। हमारे इंडिया में हमारे जो पॉपुलेशन थे उनमें बहुत ज़्यादा बर्बादी आई, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिनमें से सबसे मेन एक था फेमाइन्स। यानी कि फेमाइन तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द हिस्ट्री हमारे इंडिया में कई बार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमाइन्स आए हैं, वो फेमाइन आए हैं ब्रिटिश राज के अंदर। जब कॉलोनियल इरा चल रहा था, उस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा फेमाइन्स आए थे। चलिए अभी हम उसको पढ़ते हैं। तो जो डिवास्टेटिंग फेमाइन हुए थे, इसमें क्या हुआ था, 1770 और 1772 में यहाँ पर 2 साल का क्रॉप फेलियर हुआ था। यहाँ पर 2 साल का क्रॉप फेलियर होता है। अब आप एक बार सोचिए, जब क्रॉप फेलियर होगा तो किसानों के पास, पीजेंट्स के पास क्या पैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद, इस क्रॉप फेलियर के बावजूद, जो कंपनी के एजेंट्स थे उनका जो एक हाई रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट था उसको सेम रखा। यानी कि मान लो अगर वो लोग नॉर्मली 100 रुपये लेते थे पूरा रेवेन्यू, तो जब यहाँ पर उनका 2 साल का यहाँ पर क्रॉप फेलियर हुआ, जब उनका यहाँ पर 2 साल का क्रॉप फेलियर हुआ तो उनको चाहिए यार, 2 साल का क्रॉप फेलियर हुआ है तो किसानों के पास पैसे नहीं होंगे। और जब किसानों के पास पैसे नहीं होंगे तो हमें चाहिए हम क्या करें, इस रेवेन्यू को 100 से घटाएं, 70 करें, 80 करें। लेकिन जो ब्रिटिश राज थे, इन्होंने इनको नहीं देखा, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1% पैसे कम नहीं किया। जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसकी वजह से एक कैटास्ट्रोफिक फेमाइन हुआ। अचानक से एक बहुत बड़ी क्या आ गई, फेमाइन आ गई, क्योंकि ऑलरेडी क्रॉप्स तो थे नहीं और उसके साथ पीजेंट पे हाई रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट टैक्स लगा दिए गए। जिसकी वजह से पीजेंट के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने जो क्रॉप्स थे उनको हाई डिमांड पे, हाई प्राइस पे भेजा। और इसी की वजह से यहाँ पर जो है कैटास्ट्रोफिक फेमाइन आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा एक बड़ी फेमाइन, जिसने उस समय बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन को मार दिया। उस समय एवरेज जो बंगाल की पॉपुलेशन थी वो 30 मिलियन, और इसमें से 10 मिलियन लोग मर गए सिर्फ और सिर्फ बैड गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश की वजह से। लेकिन इसके बावजूद, फेमाइन आने के बावजूद, जो कंपनी थी उन्होंने जो अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसको मेंटेन किया और इस तरह के रेवेन्यू कलेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया, लैंड टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। अब आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बाद में जैसे जैसे टाइम बीता गया, उस समय जो है इस तरह की बेरहमी को, जो बेरहमी 1770 और 1772 के जो क्रॉप फेलियर में जो बेरहमी दिखाई ब्रिटिश ने, उस बेरहमी को सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन पर्सनैलिटीज़ ने ही नहीं, बल्कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उन्होंने भी इसको जो क्रिटिसाइज़ किया था। जैसे एक एग्जांपल हमें यहाँ पर है, डब्ल्यू एच हंटर। इसने कहा है कि इस
कंडीशन उस फेमाइन में कुछ ऐसी थी कि जो लोग थे वो अपना सब कुछ बेच रहे थे। वो अपने केटल्स बेच रहे थे, वो अपने भेड़ बकरियां बेच रहे थे, वो अपने जो है गाय बकरियां सब बेच रहे थे। और आखिर में एक ऐसा समय आ रहा था कि वो लोग अपने बच्चों को बेच रहे थे। और एक ऐसा समय आ रहा था जब कोई बच्चे खरीदने वाले मिल ही नहीं रहे थे, और वो लोग पत्ते खाकर, जो जानवर के खाने हैं उनको खाकर जिंदा रह रहे थे। इस तरह के फेमाइन्स हमने जो पहले ही बोला कि इस तरह के फेमाइन्स बहुत ज़्यादा हुए थ्रू आउट द हिस्ट्री, लेकिन सबसे ज़्यादा हुए किस में? हमारे इंडिया में जो इस तरह के फेमाइन्स बहुत ज़्यादा हुए इन द कॉलोनियल एरा। यानी इसका मतलब क्या दिखाते हैं? पहले तो नहीं हुआ, इसका मतलब यही दिखाते हैं कि जो कॉलोनियल रूल थे, जो हमारी ब्रिटिश की रूल थी, वो एक बैड गवर्नेंस थी। वो सिर्फ हमारे इंडिया को लूटना चाहती थी, हमारे इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, न कि इंडिया का डेवलपमेंट। इस तरह की हमने बोला कि बहुत ज़्यादा फेमाइन्स हुआ, और उन्हीं में से एक एग्जांपल है ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876-1878। जो 1876 और 78 में ब्रिटिश इतना ज़्यादा स्टेबल हो गई थी, इतना ज़्यादा अच्छे से स्टेबल हो गए थे, उसके बावजूद इतना बड़ा फेमाइन हुआ जिसमें 8 लोग मरे थे, 8 मिलियन लोग मरे थे। ये था ग्रेट फेमाइन। अब आप सबके मन में एक सवाल आ सकता है कि हम इसको ग्रेट फेमाइन क्यों कह रहे हैं? इसमें तो सिर्फ 8 मिलियन लोग मरे थे, और जो पिछले था 1770 और 1772 जो क्रॉप फेलियर, उसमें तो 10 मिलियन लोग मरे थे। तो इसका सिंपल आंसर यही है क्योंकि उस समय अभी ब्रिटिश नया नया बना था, पहली बात। दूसरा, उस समय सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही हुआ था फेमाइन। ये फेमाइन बहुत ज़्यादा इलाकों में फैल गया था, और टोटली 8 मिलियन लोग मरे थे। और साथ ही साथ इस समय जो है ब्रिटिश ठीक से स्टेबल हो गया था। यानी कि ठीक से स्टेबल होने के बावजूद इस तरह का फेमाइन हो रहे हैं, इसका मतलब सीधा बैड गवर्नेंस है, यानी कि ग्रेट फेमाइन आ गया। जब ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876 और 1878 हो रहा था, उस समय इस जो क्राइसिस है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो डिज़ास्टर है, इसकी सीरियसनेस को इग्नोर करते हुए जो कुछ इंडियन ट्रेडर्स क्या थे, वो लोग जो है जो फूड होते हैं, जो सामान उनके पास होते हैं, उनको ऐसे होल्ड करके रखते थे, यानी कि उनको अभी बेचते नहीं थे, ताकि एक ऐसी उम्मीद में कि यार अगर प्राइस बढ़ जाए। यानी कि देखो, जब यहाँ पर क्या आ गया, जब यहाँ पर फेमाइन आ गया, तो यहाँ पर सामान की क्या होगी? सप्लाई। जो सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि जो डिमांड होगी वो एकदम ज़्यादा होगी। और जब डिमांड ज़्यादा में अगर वो लोग सप्लाई कम कर देंगे तो क्या होगा? प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा ना। तो यही कर रहे थे कुछ इंडियन ट्रेडर्स, और इसकी वजह से एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी हो गया। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी मतलब एक आर्टिफिशियली जो है वहाँ पर एक कमी हो गई खाने की और गुड्स की। और साथ ही साथ एक तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि उस समय जब फेमाइन आ रहा था, उस समय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल जो फूड जो है एक्सपोर्ट कर रही थी ब्रिटेन में। यानी इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, और वो खाना भेज रहे हैं, जितने भी खाने थे उन सबको भेज रहे हैं ब्रिटेन में। यानी कि हर साल 1 मिलियन टन राइस, 1 मिलियन टन जो खाना था, ग्रेन थे, उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन में। यानी कि उन 3 सालों में 3 मिलियन टन। इंडिया में 3 साल में जो ग्रेट फेमाइन हुआ था, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, और ब्रिटिश क्या कर रहे हैं? 3 मिलियन टन ग्रेन। हालांकि ब्रिटेन में खाना अच्छा खासा है, उसके बावजूद तीनों सालों में जो हमारा फेमाइन आया, उसके तीनों सालों में जो ब्रिटिश ने क्या किया? 3 मिलियन टन ग्रेन कहाँ पर एक्सपोर्ट किया? ब्रिटेन में। और तीसरा, ब्रिटिश ने क्या किया? जो ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसी था फ्री मार्केट का, जिसकी वजह से जो है फूड का प्राइस हाई ज़्यादा बढ़ गया, और फेमाइन और ज़्यादा बदतर होती गई। अब आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस फ्री मार्केट पॉलिसी के बारे में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड लेटन, एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश थे, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया थ्रू द फेमाइन ऑफ 1776 एंड 1778। उसने कहा कि हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे गवर्नमेंट किसमें जो फैट प्राइस ऑफ फूड है। यानी एक सिंपल से बेड गवर्नेंस है। अब एक बार तो जब फेमाइन चल रही है, जब लोग मर रहे हैं, और जब मार्केट में ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए आइए और स्टेप लें ताकि लोगों का भला हो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? हम मार्केट में इंटरफेयर करेंगे नहीं, और इसकी वजह से फेमाइन और ज़्यादा बदतर होती गई। फोर्थ, उस समय क्या हुआ? जब ग्रेट फेमाइन का पीक चल रहा था, पीक समय मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग उस समय मर रहे थे, उसी समय ब्रिटिश ने क्या किया? एक दरबार खोला। कहाँ पर? दिल्ली में, जहाँ पर एक हफ्ते के लिए 68,000 ऑफिशियल्स के लिए अनलिमिटेड खाना था। महाराजास ऑफिशियल्स, यानी यहाँ पर एक जगह पर, इंडिया के एक जगह पर लोग मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं, और वो लोग इंडिया के दूसरी जगह पर दिल्ली में जो अपने ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एक हफ्ते तक अनलिमिटेड बड़े बड़े खाने ला रहे हैं। अगर एक बार ये सोचा, अगर ये लोग यहाँ पर ये वाला खाना इनको खिला देते तो शायद आज इतने लोग नहीं मरते। इसके बाद जो दूसरे जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो इस
जो हमारा फेमाइन था इसकी सीरियसनेस और बढ़ गई, वो थी फेमाइन रिलीफ कैंप्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे फेमाइन रिलीफ कैंप खोले थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, उनकी सप्लाईज भी बहुत ज़्यादा कम थी। जो फेमाइन कमीशन ऑफ 1878 और 1880 ने तो इस हद तक कह दिया था कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार हम इनको जो है रिलीफ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये जो गरीब हैं, अगर हम इनको एक बार रिलीफ दे देंगे तो बाद में ये इसी रिलीफ के बारे में ही सोचते रहेंगे और ये खुद का डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह की बातें कर रही थी ब्रिटिश। इनमें से कुछ ऑफिसर ऐसे भी कह रहे थे जो कि कह रहे थे कि हमें जो इनकी कैंप को जो ऑलरेडी कम करना चाहिए था। अब इन सब में हमारे पास एक नोट करने की चीज़ है कि बहुत इस तरह के बहुत ज़्यादा फेमाइन हुए ड्यूरिंग द इंटर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा फेमाइंस हुए और अगर हम उन टोटल फेमाइंस को गिन कर उनकी एक संख्या बनाए तो टोटल लोग जो मरे थे वो 50 से 100 मिलियन लोग मरे थे। जितने लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड में मरे थे उतने लोग ब्रिटिश के अंदर जो फेमाइंस हुए उसके अंदर मारे गए। हमें इस बात को नोट करना होगा कि फेमाइन्स बहुत हुए हैं और ओवर हिस्ट्री में, लेकिन इस तरह का फेमाइन और वो भी एट हाई स्केल पे, जब एक जो एम्पायर वो ठीक से स्टेबल हो गई है, वो जो है स्पेशली जो रूरल इंडिया इस तरह के जो मतलब कि ठीक से स्टेबल होने के बावजूद इस तरह का फेमाइन्स सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनियल इरा के अंदर हुआ, जिसकी वजह से इंडिया की पॉवर्टी में आ गया और उस पॉवर्टी से जो है आज भी ठीक से रिकवर नहीं कर पाई है। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे इंडिया के जो जितने पैसे थे उन सबको लूट लिया। वो कैसे, चले देखिए। 1895 में एक यूएस हिस्टोरियन और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्रुक्स एडम कहते हैं कि उस समय ब्रिटेन में क्या चल रहा था। ब्रिटेन में चल रहा था हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये कहते हैं ब्रुक्स एडम, ना कि हमारे इंडिया का कोई नहीं कह रहा बल्कि जो फॉरेनर हैं कहाँ के, यूएस के एक हिस्टोरियन और पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो कह रहे हैं, ब्रुक्स एडम कह रहे हैं कि उस समय जब इंडिया पे कॉलोनियल रूल चल रहा था उस समय जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी उसके लिए मतलब कि उसके लिए चाहिए था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए था, उनको इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए था। और ये इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो पाया ड्यू टू द स्टोलन वेल्थ ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया से पैसे चुराए और उन सबको जाकर अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जितने भी इन्वेस्टमेंट चाहिए थे उन सब में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो पॉसिबल हो पाया। सिंपल सी बात यही कहें कि अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से, और वो भी इंडिया की मर्जी से नहीं बल्कि इंडिया से लूट के उन्होंने इसको करवाया था, जो स्टोलन वेल्थ ऑफ इंडिया से। वहाँ से जब हम उसके क्यू को ले रहे हैं, जो उसके जो बातें थे दादा भाई और उधर, जब हम ब्रिटिश के और ज़्यादा जितने भी हमें यहाँ पर आज तक एविडेंस मिला है उन सब को जो है अगर हम मिला के एक बात कहें तो मतलब कि जितने पैसे हमारे इंडिया से उन्होंने लूटे हैं वो बिलियंस ऑफ पाउंड है। उत्साह पटनायक एक हमारे जो है उसने एक स्टडी की थी उसने एक स्टडी की थी कि जो 1765 और 1938 में हमारे इंडिया से जितने भी वो पैसे लूटे थे टोटल, अगर हम बात करें यानी कि 1765 से लेकर 1938 तक, तो वो था 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर। एस्टिमेटेड बाई किसने किया था एस्टिमेट? उत्साह पटनायक ने, कि 1765 में ब्रिटिश आए थे और 1938 1947 में चले गए थे, लेकिन उसने 7 साल नहीं गिना क्योंकि 1938 तक ही गिना। चलो ठीक है, हम यहाँ तक गिन लेते हैं। और यहाँ तक गिनने के बावजूद कितना मिला पैसा? 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यानी 2023 में जो ब्रिटेन का जीडीपी था उसका 13 टाइम्स। अब बुक में एक वर्ड है हाउस ऑफ कमांड। हाउस ऑफ कमांड का मतलब क्या है? जो इलेक्टेड लोअर हाउस से जो यूनाइटेड, बुक में एक वर्ड है हाउस ऑफ कमांड। तो हाउस ऑफ कमांड क्या है? जो यूनाइटेड किंगडम है वो एक बाइकैमरल पार्लियामेंट है, जिस तरह हमारे इंडिया लोकसभा और राज्यसभा। तो इस बाइकैमरल पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसी को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कमांड कहते हैं।